हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं कंसिडरेशन, उसका मीनिंग और एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कंसिडरेशन, या जिसे हम कह सकते हैं रूल्स गवर्निंग कंसिडरेशन। नोट से पहले दो वीडियोस के पार्ट्स में हमने उसकी एक्सप्लेनेशन की थी बुक से, और इन टॉपिक्स की भी की थी बुक से। आज जो क्वेश्चन मेनली एग्जाम्स में आता है उस क्वेश्चन की हम जो है नोट से एक्सप्लेनेशन देखेंगे। एक बार अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लीज़ वो देखिए। उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और अगर आपको कोई और टॉपिक जो कमर्शियल लॉ के साथ रिलेटेड है उस पर वीडियो चाहिए तो आप वो भी बता सकते हो। उस वीडियो के अगर नोट्स वाली वीडियो नहीं अवेलेबल तो आप कमेंट कर सकते हो, आपको नोट्स जो है पीडीएफ फॉर्म में भी मेल कर दिए जाएंगे। आज हम कर रहे हैं कंसिडरेशन का मीनिंग और उसके एसेंशियल्स, जो कि सेक्शन ए का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने एक लाइन में इसका मीनिंग लिख देना है कि कंसिडरेशन क्या है। एक एसेंशियल एलिमेंट है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का। कॉन्ट्रैक्ट के सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग हमने जो है 10 या 11 एसेंशियल्स थे, आई थिंक वो 10 ही एसेंशियल्स थे जो हमने पढ़े। और उसमें से एक एसेंशियल था वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का कंसिडरेशन, की अगर दो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रही हैं तो उनमें कंसिडरेशन होना बहुत ज़रूरी है। ये अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 था। और कंसिडरेशन क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन होना तो ज़रूरी है, लेकिन कंसिडरेशन के भी आगे फर्दर रूल्स हैं, जिन रूल्स को फॉलो करके ही हम कह सकते हैं कि ये एक वैलिड कंसिडरेशन है जो कि आगे जाकर एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करेगी। सो कंसिडरेशन का मीनिंग होता है समथिंग इन रिटर्न, मीन्स बदले में कुछ आना। दैट इसका एक मैक्सिम होता है क्विड प्रो क्यू। एक प्रॉमिस जिसमें कंसिडरेशन नहीं है उसको हम एक्सेप्शनल केसेस के अलावा, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ के बाकी जनरल नॉर्मल केसेस में हम जो है कंसिडरेशन अगर किसी भी प्रॉमिस में नहीं है तो उसको प्रॉमिस को हम एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्म नहीं कहेंगे, क्योंकि उसमें लॉ इन्फोर्स नहीं होगा। कंसिडरेशन क्या है? एक प्राइस है जो पे किया जाता है फॉर द प्रॉमिस, फॉर द ऑब्लिगेशन ऑफ द प्रोमिसर। कंसिडरेशन इज द प्राइस पेड बाय प्रोमिसी, मीन्स प्रोमिसी प्राइस पे करता है प्रोमिसर को, सो दैट कि प्रोमिसर जो है अपनी ऑब्लिगेशन, अपनी ड्यूटी, अपना काम कर सके। नेक्स्ट उन्होंने जो है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन डी ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डेफिनेशन दी है, जो हमने बुक से भी समझी थी, कि जब प्रोमिसर की डिज़ायर के ऊपर प्रोमिसी या कोई थर्ड पर्सन जो है जिसने काम ऑलरेडी कर दिया है पास्ट में, या उसको हमने मना किया था पहले कि वो ये काम नहीं करेगा, या प्रोमिसर की डिजायर के ऊपर प्रोमिस या कोई तीसरा बंदा अदर पर्सन काम अभी कर रहा है, या हमने उसको मना कर दिया कि तुम अभी ये काम ना करो। प्रोमिसर की डिजायर के ऊपर प्रोमिस या कोई भी अदर पर्सन प्रॉमिस करता है, ये मींस फ्यूचर कंसिडरेशन की बात हो रही है कि फ्यूचर में वो ये काम करेगा या वो ये काम नहीं करेगा। इस एक्ट या एब्सटिनेंस को हम कहेंगे, प्रॉमिस को हम कहेंगे कंसिडरेशन फॉर द प्रोमिस। ये प्रोमिसर के लिए कंसिडरेशन होगी, जो प्रोमिसर ने वादा किया है कि वो ये काम करेगा, नहीं करेगा, करने वाला है, नहीं करने वाला, या ऑलरेडी कर चुका है या नहीं करेगा। कंसिडरेशन जो है रियल होती है, एक एन एब्सिस्टेंस है, और रिटर्न प्रॉमिस मीन्स कंसर्न विद डूइंग समथिंग। रियल है कि जब कंसिडरेशन है किसी काम करने के लिए, उसके बदले में मिल रही है। अगर वो कंसिडरेशन मिल रही है कुछ काम ना करने की मदद से, उसे हम कहेंगे एब्सटिनेंस। और यहाँ प्रॉमिस के बदले प्रॉमिस, एक्सचेंज ऑफ प्रॉमिसेस हो रहा है। अभी दोनों ने पार्टीज ने प्रॉमिसेस ही की हैं तो वो भी हम कंसिडरेशन लेंगे। नेक्स्ट कंसिडरेशन एक एक्ट भी हो सकती है। एक्स एग्रीज टू कंस्ट्रक्ट वाइज हाउस फॉर 1 लाख, फॉर वाइज प्रॉमिस टू पे 1 लाख इज कंसिडरेशन फॉर एक्स एक्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग हाउस, मीन्स एक की कंसिडरेशन दूसरे के लिए काम बनती है और एक का काम दूसरे के लिए कंसिडरेशन। यहाँ पे दो पार्टीज थी, एक्स और वाई, एक्ट की बात करें, काम करना है। एक्स के लिए कंसिडरेशन क्या थी कि उसे 1 लाख रुपीस मिलेंगे, और वाई के लिए कंसिडरेशन क्या है कि उसको जो है हाउस कंस्ट्रक्ट करके मिलेगा। मींस एक्स का जो प्रॉमिस था घर बनाने का वो वाई के लिए कंसिडरेशन हो गई, और वाई ने जो प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें 1 लाख रुपीस दूंगा वो एक्स के लिए कंसिडरेशन हो गई। नेक्स्ट आती है कंसिडरेशन एब्सटिनेंस के लिए, मींस एब्सटिनेंस के लिए कंसिडरेशन जब वो कंसिडरेशन मानी जाती है जब हम किसी काम को नहीं करना, मना करने के लिए देते हैं। X promises to pay 1,000 rupees to Y if Y abstains from filing a suit against him, means X और Y दो पार्टीज हैं। X के लिए कंसिडरेशन क्या है
कि उसके अगेंस्ट जो है सूट फाइल नहीं होगा, वो उसको मना कर देता है कि ऐसा काम मत करो। और वाई के लिए कंसिडरेशन क्या है कि उसको 1000 रुपीज मिल रहे हैं। So X is a promise to pay 1000 rupees is Y's consideration, and Y's promise not to file suit is consideration for X. So consideration किसी काम को मना करने के लिए भी हो सकती है, करने के लिए भी हो सकती है। Next आता है consideration as a return promise, means जहाँ पे एक पार्टी का प्रॉमिस दूसरे के लिए कंसिडरेशन बन जाता है। यहाँ पे ऑलरेडी मना कर दिया है काम करना है, यहाँ पे अभी फ्यूचर में काम करेंगे, प्रोमिस हो रहे हैं कि एक्स ने प्रॉमिस किया वाई को कि वो उसे पे करेगा 1000 रुपीज एट द एंड ऑफ 6 मंथ्स इफ जेड फेल्स टू पे। एक्स और वाई के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कि अगर एक्स कहता है कि मैं वाई को 1000 रुपीज पे आउट करूंगा अगर जेड ने इसको पैसे नहीं दिए, और वाई भी बदले में प्रॉमिस कर देता है ठीक है मैं जेड को टाइम पीरियड ग्रांट कर देता हूँ। अब ये एक दूसरे के लिए क्या होगी कंसिडरेशन। एक्स के लिए कंसिडरेशन क्या है कि उसने जेड को टाइम पीरियड दिलवा दिया, और वाई के लिए कंसिडरेशन क्या है कि अगर ये नहीं पे करेगा तो एक्स पे कर देगा उसे 1000 रुपीज। सो यहाँ पे कंसिडरेशन एज अ रिटर्न प्रॉमिस है। ये 3 टाइप्स थी, टाइप्स नहीं हम कह सकते, इसको हम जो है मीनिंग में ही लिखेंगे कंसिडरेशन की। और नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। हमने देखा था बुक से भी कि वैलिड कंसिडरेशन की जो एसेंशियल्स हैं वो टोटल 8 हैं, और आज हम इस वीडियो में ये 8 की 8 एसेंशियल्स जो है वो समझेंगे, इनके साथ जो लीडिंग केसेस हैं उन्हें भी पढ़ेंगे। फर्स्ट आता है इट मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। प्रोमिसर की मर्जी है कि उसने कंसिडरेशन किस बंदे को ऑफर करनी है। अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें, लॉ की लैंग्वेज में बात ना करें, इस लाइन का यही मतलब है कि प्रोमिसर की मर्जी है उसने कंसिडरेशन किसे ऑफर करनी है। लॉ में भी यही है कि एक्ट, एब्सटिनेंस और प्रॉमिस, इन तीनों वर्ड्स की जगह मैं वर्ड सिंपल यूज कर रही हूँ कंसिडरेशन, लेकिन जब आपने लिखना है तो आपने ये तीनों वर्ड्स को लिखना है। विच फॉर्म्स द कंसिडरेशन मस्ट हैव बीन डन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। प्रोमिसर की मर्जी से ही कंसिडरेशन होनी चाहिए। अब दो पार्टीज हैं एक्स और वाई। वाई ने क्या किया, एक्स का काम कर दिया, लेकिन एक्स की मर्जी नहीं है कि वो उसको कंसिडरेशन पे करे, एक्स ने तो कहा ही नहीं उसको कि ये काम करो। सो हेयर हम क्या देखेंगे कि क्या एक्स की डिजायर के ऊपर कंसिडरेशन मूव आउट हो रही है? नो, क्योंकि एक्स ने तो कहा ही नहीं वाई को कि तुम मेरा काम करो, फिर भी वाई ने कर दिया। सो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया कि एक्स हाउस कैच फायर एंड वाई हेल्प्स। एक्स के घर को आग लग गई, वाई ने हेल्प की, लेकिन एक्स ने नहीं कहा वाई को कि तुम मेरी हेल्प करो। अब वाई बाद में इससे कोई पेमेंट नहीं मांग सकता क्योंकि वाई ने हेल्प की थी वॉलंटरली अपनी मर्जी से। यहाँ पे प्रोमिसर जो एक्स है उसकी कोई डिजायर नहीं थी कंसिडरेशन की। नीचे एक केस भी है दुर्गा प्रसाद वर्सेस बालदियो, जिसमें दुर्गा प्रसाद प्लेंटिफ होता है, वो केस फाइल करता है। बालदियो के अगेंस्ट मीन्स बालदियो अपने आप को बचाता है। दुर्गा प्रसाद ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के रिक्वेस्ट के ऊपर एक मार्केट कंस्ट्रक्ट की और उस मार्केट में बालदियो की कुछ शॉप्स थी। अब बालदियो ने प्रॉमिस किया दुर्गा प्रसाद को कि वो उसे कमीशन देगा अगर वो उसके गुड्स को बेचेगा अपनी एजेंसी में, इसकी एक एजेंसी भी थी, और बदले में उसको कंसिडरेशन मिलेगी। अब प्रॉमिस वॉज नॉट सपोर्टेड बाय कंसिडरेशन, प्रॉमिस में कंसिडरेशन नहीं है क्योंकि जो मार्केट थी वो कंस्ट्रक्ट की थी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने, और यहाँ पे प्रोमिसर कौन था, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। सो यहाँ पे कंसिडरेशन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मर्जी से मूव आउट नहीं हुई। सो दुर्गा प्रसाद और बालदी को केस में किसी भी पार्टी को कोई भी कंसिडरेशन नहीं मिलेगी। सेकेंड पॉइंट आता है इट में मूव फ्रॉम, मर्जी किसकी चलनी है, प्रोमिसर की। अब प्रोमिसर प्रोमिजी मींस प्रोमिजी को ऑफर कर रहा है कंसिडरेशन या किसी थर्ड पर्सन को, ये उस पर डिपेंड करता है। लेकिन ये नहीं हम कह सकते अगर कॉन्ट्रैक्ट प्रोमिसर प्रोमिजी का हुआ है तो कंसिडरेशन भी इसकी बनेगी, कंसिडरेशन थर्ड पार्टी की भी हो सकती है जो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट हो, ये इमैटेरियल है। यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव कंसिडरेशन आएगी। चिनाया वर्सेस रमाया केस था जिसमें जो रानी लक्ष्मी रानी थी उसने एक प्रॉपर्टी जो है अपनी डॉटर को दे दी रमाया को, और रजिस्टर्ड डीड के थ्रू, और जिसमें लिखा गया था कि रमाया जो है अपने मैटरनल अंकल चिनाया को एनुअली सर्टेन सम पे आउट करेगी। अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था रमाया और रानी लक्ष्मी रानी में। अब दो पार्टीज थी, अब रमाया ने बाद में मना कर दिया और चिनाया ने कोर्ट केस कर दिया कि ये मेरे पैसे हैं, ये मुझे नहीं दे रही। अब क्या हुआ कि कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि जो मर्जी है वो लक्ष्मी रानी की थी, और स्टिपुलेशन थी, कंडीशन थी कॉन्ट्रैक्ट में, इन दोनों के कॉन्ट्रैक्ट में कि कंसिडरेशन इसको मिलेगी, सम सर्टेन सम ऑफ इसको मिलेगा एनुअली मनी।
सो रमाया अगर मना करती है तो रमाया के खिलाफ केस होगा. सो रमाया हैज़ टू पे मनी टू चिनाया हर मैटरनल अंकल बिकॉज consideration may move from promisee or other person. Stranger to a contract, but he is not stranger to a consideration. He is getting the benefit of consideration. So Chinaya has the right to sue Ramaya and also to get his money. थर्ड पॉइंट आता है इट मे बी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर. कंसिडरेशन पास्ट में भी हो सकती है, प्रेजेंट में भी, फ्यूचर में भी. मीन्स काम ऑलरेडी हो चुका है या हम कर रहे हैं उसे, या फ्यूचर में वो होगा. सो तीनों ही केसेस में कंसिडरेशन जो है पास्ट भी हो सकती है, प्रेजेंट भी हो सकती है और फ्यूचर भी हो सकती है. फोर्थ पॉइंट आता है इट मस्ट नॉट बी एडिक्वेट. कहते हैं जो कंसिडरेशन है वो ज़रूरी नहीं है कि जितने की चीज़ है उसकी वैल्यू उतनी ही हो कंसिडरेशन में. मीन्स अगर एक्स और वाई है और एक्स जो अपनी कार बेचना चाहता है, कार है उसकी 1 लाख की और अब वो बेच रहा है 10,000 की. सो यहाँ पे कंसिडरेशन माना कि वैल्यू इनएडिक्वेट है, सही वैल्यू नहीं है, लेकिन कोई गलत काम नहीं है, अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है. सो यहाँ पे कंसिडरेशन एडिक्वेट हो ना एडिक्वेट हो, सही वैल्यू लग रही है उस कार की, गलत लग रही है, ये नहीं हमने देखना है. ये हमने देखना है कि अगर एक्स का फ्री कंसेंट है और वो वाई को ऑफर आउट कर रहा है तो इट मीन्स ये कंसिडरेशन सही है, कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है क्योंकि कंसेंट फ्री है. ऑल्दो कंसिडरेशन इनएडिक्वेट है लेकिन फिर भी ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए वैलिड कंसिडरेशन कहलाएगी, क्योंकि कंसिडरेशन में हमने सिर्फ देखना है कि कंसिडरेशन हो रही है फ्री कंसेंट की कितनी हो रही है. इट डजेंट मैटर टू द कोर्ट. हाँ, क्योंकि बार्गेनिंग हो सकती है यहाँ पे कि उसने 50 बोला और वाई ने बार्गेनिंग कर करके उसको 10,000 तक ले गए. सो कोर्ट जो है बार्गेनिंग को मना नहीं करती, बार्गेनिंग बैड नहीं उन्होंने डिक्लेयर की हुई. फिफ्थ पॉइंट आता है इट मस्ट बी रियल. जो कंसिडरेशन है ना वो रियल होनी चाहिए. मीन्स वो परफॉर्म करने के लिए पॉसिबल होनी चाहिए जो चीज़ की वैल्यू है. सो दो कंसिडरेशन नीड नॉट टू बी एडिक्वेट बट इट मस्ट बी कम्पिटेंट. हमने कहा कि कोई बात नहीं अगर आप जितनी मर्जी कंसिडरेशन दे दो लेकिन एटलीस्ट वो सही तरीके से होनी चाहिए. इट शुड हैव सम वैल्यू इन द आइज ऑफ लॉ. कार की कुछ तो वैल्यू आ रही है. इट शुड नॉट बी फिजिकली या लीगली इम्पॉसिबिलिटी. यहाँ पे आगे फर्दर 4 टाइप्स है जिससे हम ये बता सकते हैं कि इन केसेस में हम कंसिडरेशन को नहीं मानेंगे. फर्स्ट आता है फिजिकली इम्पॉसिबिलिटी. अगर वो काम हम फिजिकली नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है उस काम को करना, उस काम के बदले में अगर कोई भी कंसिडरेशन आ रही है तो वो भी नहीं मानी जाएगी. एक्स ने प्रॉमिस किया वाई को कि मैं तुम्हारी मरी हुई माँ को जिंदा कर दूंगा, ये तो फिजिकली इम्पॉसिबल है, तो ये कंसिडरेशन नहीं है. लीगली इम्पॉसिबल मीन्स एक्स फाइल्स अ सूट अगेंस्ट वाई फॉर नॉन पेमेंट ऑफ डेट. अब वाई क्या करता है, जेड के पास जाता है जो एक्स का ब्रदर है कि मैं तुम्हें कंसिडरेशन दूंगा 500 रुपीज़ की, तुम जो है वो एक्स को कह दो कि मेरे खिलाफ केस ना करें. ये लीगली इम्पॉसिबल है क्योंकि केस फाइल किया था एक्स ने और अगर वाई को कंसिडरेशन देनी है डायरेक्टली तो वो एक्स को देगा. थर्ड आता है अनसर्टेन कंसिडरेशन. अनसर्टेन कंसिडरेशन मीन्स यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स का मीनिंग ही ना क्लियर हो कि उसने कहा कि मैं तुम्हें एडिक्वेट अमाउंट दूंगा सर्टेन वर्क के लिए. एडिक्वेट अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन कितनी, पहले भी हम देख चुके हैं इस एग्जांपल को कि अगर x के लिए एडिक्वेट अमाउंट है 50,000 और y के लिए एडिक्वेट अमाउंट है 20,000. सो x एग्रीज टू पे y की थोड़ी ना हम बढ़ा देते हैं, इसकी कर देते हैं 1,20,000. हाँ ये ठीक रहेगा क्योंकि x ने 50,000 है, y चाहता है कि उसकी 1,20,000 हो सैलरी, एडिक्वेट अमाउंट जो उसको मिले कुछ उस काम करने की. यहाँ पे जो है कंफ्यूजन आएगी, कन्फ्लिक्ट अराइज होगा. सो इन केसेस में जो है कंसिडरेशन रियल नहीं मानी जाती और एग्रीमेंट जो है अनइन्फोर्सेबल है, वॉइड होगा कॉन्ट्रैक्ट. यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि एडिक्वेट अमाउंट की जगह अगर वो 70,000 लिख देता तो उसके हिसाब से वाई ने हाँ करनी थी कि मैं हाँ करूँ या ना. डी पॉइंट आता है इल्यूजरी कंसिडरेशन. मीन्स इल्यूजरी कंसिडरेशन जो हवा में सिर्फ सुपने दिखाए हैं उस कंसिडरेशन के, रियलिटी में वो कोई कंसिडरेशन नहीं है. यहाँ पे एग्जाम्पल ये है एक्स एक सॉलिसिटर मीन्स एक्स एक एडवोकेट होता है, एक वकील होता है और वो वाई का काम करने के लिए मान जाता है. ठीक है जी. और वाई उसको प्रॉमिस करता है एक्स को कि अगर तुम मेरा केस जीत जाते हो तो तुम्हें मैं एडिशनल फीस दूंगा. अब उसके बाद एक्स जो है वो केस जीत जाता है और वाई से मांगता है कि जो तुमने मुझे एडिशनल फीस का प्रॉमिस किया था वो अब मुझे पे आउट करो. अब वाई जो है मना कर रहा है कि मैं तुम्हें ऐसा नहीं करूंगा, ही फेल्स टू पे. सो यहाँ पे एक्स जो है अपनी फीस के अलावा एक्स्ट्रा जो एडिशनल फीस है वो नहीं मांग सकता क्योंकि उसका काम है
कि अपने क्लाइंट को बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करना। सो यहाँ पे जो है कोर्ट कोई भी कंसिडरेशन नहीं मानेंगे, या ये कंसिडरेशन रियल नहीं है, ये सिर्फ उसको सुपने ही दिखाए हैं, असल में ये कोई कंसिडरेशन नहीं है। सो सिक्स्थ पॉइंट आता है, इट मे बी एन एक्ट एब्सटिनेंस और रिटर्न प्रॉमिस। जो हमने स्टार्टिंग में ही कहा था कि ये कंसिडरेशन किसी काम के लिए भी हो सकती है, या काम की मनाही के लिए भी हो सकती है, या एज अ रिटर्न प्रॉमिस के बदले में जो प्रॉमिस हुआ है उसके लिए भी हो सकती है। सेवंथ आता है, इट मस्ट बी लॉफुल। जो कंसिडरेशन है वो लॉफुल होनी चाहिए। अब स्मगल्ड गुड्स के लिए कोई एग्रीमेंट बना और इसमें अगर हम कंसिडरेशन की बात करें तो ये तो अनलॉफुल है, क्योंकि स्मगल्ड गुड्स तो अनलॉफुल होती हैं। और कंसिडरेशन अनलॉफुल तब बनेगी जब उसमें कोई फ्रॉड हुआ है, जब वो लॉ ने मना किया है, फॉरबिडेन बाय लॉ है, या कोर्ट उसको इमोरल मानती है, कोर्ट नहीं कहती कि ये जस्ट एंड इक्विवेबल है, कोई किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान हो रहा है, तब भी जो है कंसिडरेशन अनलॉफुल मानी जाएगी। अगर जर्नल पब्लिक या जर्नल पब्लिक की जो प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्रॉपर्टी हम जिसे कहते हैं, उसको कोई नुकसान पहुंच रहा है, तब भी उस केस में जो है हम यही कहेंगे कि जो कंसिडरेशन है वो अनलॉफुल, अगर पब्लिक प्रॉपर्टी है जर्नल पब्लिक की। सो कंसिडरेशन फॉर एन एग्रीमेंट मस्ट बी लॉफुल ही होनी चाहिए, उसमें लॉ इन्फोर्स होना चाहिए, वो गलत काम के लिए नहीं होनी चाहिए। एट्थ पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट ऑफ एसेंशियल्स ऑफ कंसिडरेशन क्या है कि इट मस्ट बी समथिंग विच इज द प्रॉमिसर इज नॉट ऑलरेडी बाउंड टू डू। एक पुलिस वाला है, उसकी ड्यूटी है चोरों को पकड़ना। अब अगर कोई तीसरा बंदा आकर उसको कहे कि अगर तुम चोरों को पकड़ोगे मैं तुम्हें सैलरी से एक्स्ट्रा पैसे दूंगा, सो यहाँ पे उसे हम कंसिडरेशन नहीं मानेंगे, बिकॉज ये उसकी ड्यूटी है। प्रॉमिसर जो है ऑलरेडी बाउंड है कि उसने ये काम करना है। यहाँ पे उसका ऑफिशियल स्टेटस उसे जो है उस ड्यूटी के लिए लायबल बना देता है कि उसने ये काम करना ही करना है। यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने लिखी हुई है कि पीटर एक रिसीव करता है समन फ्रॉम द कोर्ट टू अपीयर बिफोर इट एज अ विटनेस फॉर जॉन। पीटर को कोर्ट की तरफ से एक समन रिसीव होता है कि तुम जॉन के विटनेस हो और तुम्हें आना है, और जॉन प्रॉमिस करता है पीटर को कि मैं तुम्हें जो है 10,000 रुपये दूंगा अगर तुम मेरे विटनेस बन के आओगे। यहाँ पे कंसिडरेशन जो है वैलिड नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी पीटर जो है बाउंड है बाय लॉ, क्योंकि उसको रिसीव हो गया है समन कि उसने कोर्ट में अपीयर होना ही होना है। सो अगर उसको अपीयर होने के लिए 10,000 मिले या 10 लाख भी मिल जाए तो वो कंसिडरेशन वैलिड नहीं मानी जाएगी, क्योंकि ये इसकी ड्यूटी है कि उसने अपीयर होना ही होना है, उसे समन रिसीव हो गया। नेक्स्ट हम कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि कंसिडरेशन क्या होती है, एक बेनिफिट होती है जो दोनों ही पार्टीज बार्गेन करती हैं कि ये मुझे ज़्यादा हो जाए, और ये एक असेंशियल एलिमेंट है उस पार्टी के लिए जिसने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना है। और इसके बहुत सारे असेंशियल्स, आप 2-3 असेंशियल्स के नाम लिख सकते हो यहाँ पे, और ETC पॉइंट लगा सकते हो। और लास्ट में ये लाइन ज़रूर लिखनी है कि अगर कंसिडरेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाएगा और इसको इन्फोर्स नहीं कर सकते हम उस कॉन्ट्रैक्ट को, एक्सेप्ट सर्टेन सिचुएशंस या एक्सेप्ट सर्टेन सर्कमस्टांसिस, कुछ सर्कमस्टांसिस को छोड़ के। सो ये था हमारा टॉपिक कंसिडरेशन का, जो हमने आज इस वीडियो में कवर आउट किया नोट्स के एक्सप्लेनेशन से। नेक्स्ट हम जल्दी एक्सप्लेनेशन से समझेंगे कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी वाला चैप्टर। ठीक है जी। सो ये नोट से भी आपने समझ लिया, बुक से भी समझ लिया, ऐसे आपके पास बहुत ज़्यादा कंटेंट हो जाएगा लिखने के लिए। अगर आपको नोट्स की PDF फॉर्म में चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आपको वो भी मिल जाएंगे। इसी चैप्टर के नहीं बल्कि आगे जितने भी कमर्शियल लॉ के चैप्टर्स हैं उन सभी के टॉपिक्स पे। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो और समझ आया हो। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स कर सकते हो। सो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना, और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को भी ये जो है चैनल रेकमेंड कीजिए, वीडियोज़ रेकमेंड कीजिए, ताकि उनके भी मार्क्स अच्छे आ सके। थैंक यू।